बैक स्टूडेंट्स, लेट्स गो अहेड। लास्ट क्लास तक हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में बात किया था, आई मीन द डायमैग्नेटिज्म। नाउ लेट्स मूव अहेड, विल लर्न अबाउट पैरामैग्नेटिज्म। क्या पढ़ा था केमिस्ट्री में हमने? वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं, ठीक है। दैट इज़ हम बोल सकते हैं जैसे ये लोग क्या थे, डायमैग्नेटिक, अवे फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहे थे, ये लोग टुवार्ड्स मैग्नेटिक फील्ड मूव करेंगे। पैरामैग्नेटिक मूव टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये चीज़ हुआ, वीकली अट्रैक्टेड हो गए। अब इनके पास क्या होता है, जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है और हैव सम नेट मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। हैव सम नेट मैग्नेटिक मोमेंट। जब कोई फील्ड नहीं है तो मान लो सब्सटेंसेस हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स इधर 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 कहीं भी मूव कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से अपना मूव कर रहा था इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। व्हेन एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड, व्हेन एक्सटर्नल फील्ड से बी इज अप्लाइड, तो क्या हो जाता है, इनका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। किस डायरेक्शन में? जैसे कि बी की डायरेक्शन। जैसे सपोज करो ये मैग्नेटिक मोमेंट, ये सॉरी सब्सटेंस है पैरामैग्नेटिक, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये बी का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह भी अब इसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं अपने आप, ठीक है। इस तरीके से ये लोग अपने आप को अलाइन कर देते हैं। अब ऐसा पाया गया है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है, इसमें जो क्या बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन होता है, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और इसको चीज़ को जब हटाया जाता है इट्स कम्स अराउंड सी, एक कांस्टेंट दिया जाता है बी अपॉन टी। बी क्या है? वो अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड है जो हमने अप्लाई किया था, ठीक है। तो हमने पढ़ा है, वी नो एम इज इक्वल टू क्या होता है, चाई एच, और बी इज इक्वल टू म्यू एच। पहले हमने इधर पढ़ा था ये सब चीज़ें जब हम डिराइव कर रहे थे, राइट। ये सब है ना, ये सब राइट। एम बाई बी, यहाँ पे हम आएंगे तो एम बाई बी की कुछ एम बाई बी करके देखो, यहाँ पे आप देखोगे एम बाई बी इस इक्वेशन से कितना हो जाएगा, एम बाई बी सी बाई टी। यहाँ पे ज़रा इसी चीज़ को करो, एम बाई बी करोगे तो ये एच और एच कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, चाई बाई म्यू, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको इक्वेशन 1 बनो, तो री राइटिंग इक्वेशन 1, हमें क्या मिला था, एम बाई बी इज इक्वल टू सी बाई टी। तो हम एम बाई बी की जगह क्या लिख सकते हैं, चाई बाई म्यू लिख सकते हैं। सो चाई बाई म्यू इज इक्वल टू सी बाई टी, ठीक है। सो चाई की वैल्यू मतलब ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, सॉरी मैग्नेटाइजेशन सी, म्यू इधर चला जाएगा, म्यू बाई टी, ठीक है। ये मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी, इस लॉ को बोला जाता है क्यूरीज लॉ, ठीक है। क्यूरीज लॉ, सी को बोलते हैं क्यूरीज कांस्टेंट, जो हमने इंट्रोड्यूस किया था। तो आप एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हो कि इसके लिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए जो मैग्नेटाइजेशन होता है, मतलब एक्स जो होता है सिर्फ टेम्परेचर, मतलब म्यू पे डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। सो चाई डिपेंड्स ऑन
T ऑल्सो। ठीक है, तो जब आप टेम्परेचर को लो करोगे तो मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, बढ़ेगा ही, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। व्हेन T डिक्रीजेस मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज। लेकिन ये तभी तक जाता है, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड, एक सैचुरेशन वैल्यू तक जाता है। ठीक है, तब तक जब इधर हमने देखा था सारे एक जगह अलाइन हो गए एक तरीके से। टिल अ saturation point, till all the magnetic dipoles align in the field direction, till all the magnetic dipoles align in field direction. So this is all about your paramagnetic substance. एग्जाम्पल्स में कुछ आप डाल सकते हो, जैसे कि ऑक्सीजन होता है, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। नाउ वी लर्न अबाउट फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, strongly attracted by magnetic field, attracted by magnetic field। तो ये भी उसी पैरामैग्नेटिक की तरह, दे मूव टुवर्ड्स वीकर टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इनका भी एक पैरामैग्नेटिक की तरह क्या होगा, जैसे इन सबका अपना एक नेट डाइपोल मूवमेंट होता था, इस तरह इसका भी अपना एक नेट डाइपोल मूवमेंट होता है एटम्स का। एटम्स हैव नेट डाइपोल मूवमेंट। अब इनमें भी मान लोगे, जैसे मान लो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, सॉरी फेरोमैग्नेटिक, तो इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जितने भी इनके डोमेन्स होते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है ना जो एक जगह ऑक्यूपाई करता है, उसको एक तरीके से डोमेन की तरह बोला जाता है। यहाँ पे मान लो इधर मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन है, इधर मूव कर रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है ऐसे मूव कर रहा है, किधर भी मूव कर रहा है, तो पूरा मटेरियल जो होता है डिफरेंट डोमेन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, माना जाता है ऐसा कि ये डोमेन्स में, और सब जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो कैन दो चार दिखा दे, इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, तो ये क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ईच डोमेन अलाइंस रैंडमली, जैसे उसमें हो रहा था, क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक में, तो उसी तरीके से यहाँ भी मान रहा है। लेकिन जब आप अप्लाई करते हैं, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है, तो ये सब के सब मोस्ट ऑफ एक पार्टिकुलर साइज में अलाइन कर जाएंगे, साइड बोलना है एक डायरेक्शन में, ठीक है, और इस सब के सब इधर के इधर अलाइन करेगा। हल्का सा डेविएशन हो सकता है, बट ओवरऑल एक डायरेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। डोमेन्स अलाइन इन द सेम डायरेक्शन। इन सब चीज़ों में जब आप बुक्स वगैरह पढ़ोगे, कुछ कुछ बुक्स में बहुत सारे इन डोमेन के बारे में मैथमेटिकल चीज़ दी जाती है, क्वांटम मैकेनिक्स, उस सब में आपको नहीं जाना है, ठीक है, वो सब चीज़ें फालतू का बुक का साइज बढ़ा के और नौटंकी करने के लिए, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इन डिटेल आपको डोमेन्स वगैरह में मैथमेटिकल चीज़ों में नहीं जाना है, एकदम नहीं जाना है, बस ध्यान रखो। एकदम सिंप्लिसिटी के लिए मैंने आपको समझा दिया है। आप ये मान लो कि डोमेन इज़ ईच इलेक्ट्रॉन, या ईच एटम को हम डोमेन मान के चलते हैं। जैसे यहाँ पे हर एक को एक एक बोले थे ना, एक एटम है, एक इलेक्ट्रॉन है, इधर उधर, उसी तरीके से वही चीज़ यहाँ पे भी है। आई एम जस्ट सेइंग फेरोमैग्नेटिक के केस में एक उनको एक स्पेशल नाम दे दिया गया, जस्ट कंसीडर दैट डोमेन। डोमेन एक्चुअली होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन अपने आसपास जो भी मैग्नेटिक रीजन ऑक्यूपाई करता है या इन देता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता है, उसे ही डोमेन बोला जाता है। डोमेन का मतलब क्या होता है, एरिया, हम कितना एरिया कवर करके रखा है,
वही चीज़ है। तो हम मान लिए एक एक इलेक्ट्रॉन एक डोमेन को रिप्रेजेंट करना, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन में मत जाना, कंफ्यूज होगा, ठीक है। तो इनके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे वो क्या होंगे, बहुत ही स्ट्रांगली कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है। फील्ड लाइंस आर स्ट्रांगली कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब बिल्कुल पास पास में होते हैं, तभी तो स्ट्रांग है ये। स्ट्रांग है मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। और जब भी आप नॉन यूनिफॉर्म फील्ड रखोगे, मतलब कहीं हाई कहीं लो, तो ये हमेशा लो से हाई की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर फील्ड हटा भी दोगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड उनके अंदर थोड़ा बहुत मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी रह जाती है। कहने का मतलब है इवन व्हेन बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड, some of these substances रिटेन मैग्नेटाइजेशन, मतलब अपने पास रखते हैं, रिटेन करते हैं, ठीक है। सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड, इनको बोला जाता है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स या हार्ड फेरोमैग्नेट्स, कॉल्ड हार्ड फेरोमैग्नेट्स और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। मतलब हम फेरोमैग्नेटिक की बात कर रहे हैं। जनरली जब मैग्नेटिक फील्ड हटाया जाता है तो इनका मैग्नेटाइजेशन ख़त्म हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो फील्ड हटा भी दोगे तो भी अपने अंदर वो प्रॉपर्टी रिटेन करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल आपको पढ़ना है, एल्निको नाम में ही ये एक एलॉय है, किसका, एल से एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट और कॉपर भी थोड़ा सा होता है, ठीक है। एलॉय ऑफ एल से एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट एंड कॉपर, थोड़ा बहुत वो भी होता है। तो ये इस तरीके का एक, तो इनके पास क्या होगा, परमानेंट मैग्नेट्स बनाने में ये लोग यूज हो सकते हैं, जैसे कॉम्पास नीडल, पेन लिखने में तो thus they are used to make permanent magnets, such as compass needle, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है, रिमूवल, अदर्स लूज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटाइजेशन ऑन रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, such substances are called soft ferromagnetic materials, soft ferromagnetic materials, ठीक है। जैसे इधर आपने देखा एल्निको, एल्निको जो इनसे मिल के बनता है तो वो ये स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन निकेल, कोबाल्ट ये सब इंडिविजुअली जब यूज करोगे सिर्फ उन्हीं को, तो ये लोग सॉफ्ट होते हैं, वो लूज कर देते हैं, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन एल्निको हार्ड होता है, ठीक है। आयरन भी होता है। अब फेरो मैग्नेटिज्म भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। फेरो मैग्नेटिज्म टू depends on temperature, increase in temperature decrease in ferromagnetism, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होती जाती है, ठीक है। एंड एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर कम होते होते एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है एट विच फेरोमैग्नेट becomes
पैरामैग्नेट, मतलब बहुत ही कम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह जाती है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरीज टेम्परेचर, ठीक है, क्यूरीज टेम्परेचर TC से डिनोट किया जाता है, ठीक है। मतलब जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक, मतलब उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, और एक ऐसा टेम्परेचर आता है जब बहुत ही कम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बच जाती है और फेरोमैग्नेट पैरामैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को बोला जाता है क्यूरीज टेम्परेचर, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनका जो डोमेन स्ट्रक्चर होता है धीरे धीरे ब्रेक करने लगता है। दिस इज़ बिकॉज, लेकिन एकाएक नहीं होता, हम क्या बोल रहे हैं, धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। दिस इज बिकॉज डोमेन स्ट्रक्चर ब्रेक्स ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ठीक है। और इनका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है क्यूरीज टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। उसके लिए एक इक्वेशन दिया जाता है, मतलब chi इज इक्वल टू CT माइनस TC। ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, क्यूरीज टेम्परेचर पे, ठीक है। अब ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं इसके टर लिए आपको एक फिनोमिना पढ़ना है, ठीक है। दैट फिनोमिना इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस ऑफ फेरोमैग्नेट्स। देखो इसका मतलब क्या होता है, पहले मैं थोड़ा आपको समझा रहा हूँ। ये एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी फॉर फेरोमैग्नेट्स, ठीक है। देखो होता क्या है इसमें, मान लो मैग्नेट जो है पहले अनमैग्नेटाइज्ड है, मैग्नेट नहीं मतलब एक सब्सटेंस है जो अनमैग्नेटाइज्ड है, अब उसको मैग्नेटाइज शुरू करो। कैसे होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे। तो कुछ इस तरीके का प्लॉट आपको मिलेगा, मैं फेरोमैग्नेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये, ठीक है। आप अब इसमें क्या है, हमने कहा कि आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है, कैसे? जैसे सोलेनॉइड वगैरह यूज़ करते हैं मैग्नेट बढ़ाने के लिए, ठीक है। से मटेरियल इज़ अनमैग्नेटाइज्ड, मटेरियल इज़ अनमैग्नेटाइज्ड, मतलब हम एक मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं एक फेरोमैग्नेट बनाने के लिए। एंड नाउ प्लेस्ड इन अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड ही यूज़ करते हैं, उसमें परमानेंट या टेम्परेरी जो मैग्नेट बनाना हो बन जाता है। आपने किया, अब धीरे धीरे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड राइज करेगा। सोलेनॉइड में जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। सोलेनॉइड में रख दिया मटेरियल को, मान लो लोहा ही है मतलब आयरन, करंट बढ़ाया सोलेनॉइड का तो मैग्नेटिक चीज़ बढ़ेगा। तो एक फेरोमैग्नेट का मटेरियल का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है कुछ इस तरीके से शो करता है, धीरे धीरे वो थोड़ा सा बढ़ा फिर एकदम तेज़ी से बढ़ता है और एक पॉइंट पे आने के बाद सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है। हमने पहले भी बढ़ा, एक लिमिट तक ही बढ़ता है, उसके बाद नहीं बढ़ता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे आके कांस्टेंट हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये मान लो A पॉइंट है, और ये प्लॉट जो है तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की बात है। मैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाता रहा तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ता रहा H, ठीक है, ये H है, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहा हूँ मतलब करंट बढ़ा रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, उसके साथ साथ मैग्नेटिक इंटेंसिटी सब्सटेंस का बढ़ रहा है। एक पॉइंट तक मैंने किया जहाँ तक मैक्सिमम मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो सकता था। अब मैं कितना भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाऊँ सैचुरेट कर गया है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज़ सैचुरेशन वैल्यू। अब आप ये सोचोगे कि जैसे जैसे आप H को ख़त्म करोगे, मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी इसका ख़त्म करोगे, तो आप सोचोगे कि वापस B की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। लेकिन होता नहीं है। होता क्या है, जब आप कम करने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो होता है जब 0 हो जाता है तो ये कुछ इस तरह आके रुक जाता है, B यहाँ पे आके रुक गया। मान लो ये B जो है मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान रखना, दिस इज़ मैग्नेटिक फील्ड, ये B पॉइंट है। तो यहाँ पे H की वैल्यू क्या है, 0 है। मैंने बोला
पहले मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया तो एच जो है मैक्सिमम यहाँ तक आया। अब मैं एच की वैल्यू जो वापस जीरो करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप सोचोगे कि एच जब जैसे बी जीरो था तो एच जीरो था, बी बढ़ाया तो एच यहाँ तक आया, तो आप सोचोगे एच को कम करेंगे मतलब जीरो तक लेके आएंगे तो बी भी वापस जीरो आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है फेरोमैग्नेट में। तभी तो हम बोल रहे हैं कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ पे देखो रिटेन कर लेते हैं कुछ सब्सटेंस। तो जब एट एच इज़ इक्वल टू ज़ीरो बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो दिस वैल्यू ऑफ बी यहाँ पे इज कॉल्ड रिटेंटिविटी और रिमेनेंस, मतलब रिमेनिंग पार्ट। एट एच इक्वल बी इज नॉट इक्वल, दिस वैल्यू ऑफ बी, दिस वैल्यू ऑफ बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड में लिखता हूँ, दिस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी पॉइंट है ये बी अलग है, ये पॉइंट की वजह, ये बी मैग्नेटिक फील्ड है। मैं इसको मान लो स्मॉल से डिनोट कर देता हूँ। पॉइंट एट बी इज कॉल्ड रिटेंटिविटी, मतलब रिटेन जो रखा है अपने पास, टिविटी और रेमेनेंस, ठीक है, जो कि कर्व ए बी से रिप्रेजेंट हो रहा है। लिख देता हूँ रिप्रेजेंटेड बाय कर्व ए स्मॉल बी, ये वाले से, ठीक है। अब करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दो। मान लो ये सोलेनॉइड था, पहले ऐसे करंट पास कर रहे थे, अब ऐसे पास करो, तो आप देखोगे ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है कुछ इस तरीके का बिहेवियर शो करेगा। और बढ़ाते जाओ उल्टे डायरेक्शन में करंट, और बढ़ाते जाओ, और ये एक फिर पॉइंट आता है जहाँ पे आके सैचुरेट, क्योंकि वही चीज़ जैसे यहाँ पे बढ़ रहा था, राइट, करंट जैसे बढ़ाएगा सैचुरेशन आ गया। अब उल्टे डायरेक्शन करंट बढ़ा तो फिर एक पॉइंट पे आके सैचुरेट कर गया, ठीक है, यहाँ पे आके मान लो सैचुरेट कर गया। तो ये जो पॉइंट होता है सी वाला पॉइंट यहाँ पे, इसको बोला जाता है, इस जब हमने करंट को डायरेक्शन चेंज किया तो सी पॉइंट पे पहुँचने के बाद जो एच की वैल्यू होती है उसको बोला जाता है कोअर्सिविटी। क्या कहते हैं? कोअर्सिविटी। नाउ रिवर्स द करंट, reverse the current, B again increases in opposite manner, अब उल्टा डायरेक्शन में बढ़ रहा है, अब in opposite manner and reaches saturation, फिर से सैचुरेट कर जाता है वो उल्टा बढ़ते बढ़ते, जैसे यहाँ पे आके सैचुरेट कर गया, मान लो ये D पॉइंट है, एंड रीचेज D पॉइंट एंड रीचेज डी, यहाँ पे सैचुरेट कर गया। तो हम जब एक्सिस जिसको हम यूज़ किए थे प्लॉट करने के लिए, उस पे जो एच की वैल्यू होगी ये वाली, उसको बोला जाता है कोअर्सिविटी। द वैल्यू ऑफ एच एट सी इज कॉल्ड, हैंड राइटिंग एकदम गंदा चल रहा है, कोअर्सिविटी। कोअर्सिविटी का मतलब होता है एक तरीके से रेजिस्टेंस, ठीक है। अब फिर से सैचुरेशन वैल्यू आ गया, अब फिर से आप सोचोगे मैं फिर से अब एच को डिक्रीज़ करना शुरू करूँ, तो ये जो कैसे आया था, ये सैचुरेशन आया था, तो जब आपने एच डिक्रीज़ किया था तो ये बी जीरो नहीं हुआ था। इस बार भी जब आप डिक्रीज़ करोगे एच को तो बी जीरो नहीं होगा, कुछ यहाँ पे आके रुक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये ई पॉइंट है, यहाँ पे आके रुक जाएगा, और फिर वही साइकिल रिपीट होगा। फिर जब आप करंट बढ़ाओगे तो फिर कुछ इस तरीके से बढ़ना शुरू करेगा, और फिर सैचुरेशन पे आगे चला जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का कर्व आपको मिलेगा। इसी फिनोमिना को बोला जाता है हिस्टेरेसिस, ठीक है। नाउ रिड्यूस द करंट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, नाउ रिड्यूस द करंट, और मैग्नेट रिड्यूस करंट करोगे तो भी, ठीक है, एंड दस साइकिल इज अगेन रिपीटेड। देखो क्या किया हमने, पहले करंट बढ़ाया मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया, तो सैचुरेटेड पॉइंट आ गया, मैक्सिमम यहाँ पहुँच गया।
फिर हमने करंट को अब रिड्यूस करना शुरू किया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस किया। तो हमने सोचा कि जब H 0 हो जाएगा तो जैसे 0 से स्टार्ट हुए थे तो कम करने पे भी 0 आ जाएगा B, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कुछ वैल्यू रिमेन रहता है उसके अंदर। इसी को रिटेंटिविटी या रिटेंशन वैल्यू बोलते हैं। फिर अब करंट को फिर से वापस बढ़ाओ, वापस होना, तो इस बार उल्टे डायरेक्शन में हम करंट को ले जा रहे हैं। तो फिर से जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, फिर से आगे सैचुरेशन आ जाता है, जैसे यहाँ सैचुरेशन आया था, चलो आ गया यहाँ पर। अब फिर से वापस करंट को कम करो, तो फिर सोचोगे करंट करके 0 कर देंगे तो वापस 0 आएगी, 0 नहीं आती, फिर कुछ वैल्यू रिमेनिंग रह जाएगी। ये भी क्या है, रिटेंटिविटी ही है, जैसे यहाँ पे आया था, बस ये अपोजिट डायरेक्शन वाला है। फिर वापस करंट को बढ़ाओ, फिर बढ़ाओगे तो फिर वही साइकिल रिपीट हो रहा है। इसी कंप्लीट फिनोमेना को बोला जाता है हिस्टेरेसिस। ठीक है, this complete phenomena is called hysteresis। इसका मतलब होता है कि जो सब्सटेंस मैग्नेटिक फेरोमैग्नेट वगैरह जो होते हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है पीछे रह जाना। देखो यहाँ पे कुछ वैल्यू पीछे छूट गई, यही इसका मैं कहने का मतलब, लैगिंग बिहाइंड। दिस मीन्स व्हेन one value is 0, one value is 0, other is not 0, other is not 0, that is lags behind, पीछे चलता है। इसी कंप्लीट फिनोमेना को हिस्टेरेसिस बोलते हैं। ये सिर्फ फेरोमैग्नेट में शो करता है। Let me close this video. In the next video I'll tell you about permanent and temporary magnet, that is electromagnets and all. Okay.